दोस्तों नमस्कार। इससे पहले कभी ऐसी स्थिति मोदी सरकार के सामने आई नहीं होगी, या यह कहें कि इस दौर में बीजेपी भी ऐसे संकट से गुजरी नहीं होगी जो इस वक्त इस देश में अलग अलग मुद्दों को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार के सामने है। मुश्किल यह नहीं है कि राजनीतिक तौर पर जिन मुद्दों के साथ बीजेपी खड़ी होती है या मोदी सरकार मुहर लगा देती है कि यह सही है, इसके ठीक उलट पहली बार मसला सुप्रीम कोर्ट का है। मसला सुप्रीम कोर्ट की साख का है। मसला इस देश में न्याय मिलने को लेकर है। मसला इस देश में कानून के राज का है। और मसला इस देश के भीतर बीजेपी की उस राजनीतिक विचारधारा तले जो बड़ी तादाद में बीजेपी का वोट बैंक इस देश के भीतर यह मानकर चल रहा है कि असल में वो कानून से ऊपर है, या फिर अगर वो पार्टी के साथ खड़ा है, पार्टी के हक के लिए काम कर रहा है, तो कानून उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। तो क्या बात मोदी सरकार और बीजेपी की नहीं, बात इस दौर में सुप्रीम कोर्ट की है। क्योंकि न्यायिक व्यवस्था या कहें इस देश के भीतर संविधान, उसकी पहचान सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी है। और सुप्रीम कोर्ट अब कल क्या फैसला देगा, इसको लेकर बीजेपी हेडक्वार्टर कहिए या प्रधानमंत्री कार्यालय कहिए, दोनों जगहों पर चिंतन और मनन तो है, धड़कनें तो बढ़ी हुई है। क्योंकि राजनीतिक तौर पर इस दौर में जो कुछ उन्नाव कांड और उसके दोषी, जिस पर बलात्कार और हत्या का दोष है, सजा हो चुकी है, वह फाइल कल सुप्रीम कोर्ट में खुलेगी। उसको जमानत देने का फैसला भी अदालती निर्णय से हुआ है। सरकार उसके समर्थन में है। और दूसरी तरफ अरावली को लेकर राजस्थान सरकार उसे विकास से जोड़ती और खुद बीजेपी या कहें मोदी सरकार ने खुले तौर पर अपनी बात को जो सुप्रीम कोर्ट ने में रखा, उस सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर कैसे लगाई, इसका जिक्र इससे पहले के सीजीआई बीआर गवई कह चुके हैं। उनके सामने भी कोई दूसरा विकल्प नहीं था। यानी राजनीतिक तौर पर बीजेपी और मोदी सत्ता जिस रास्ते चल पड़ी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की साख कैसे खत्म होती चली गई और होती चली जा रही है, अब सवाल उसका भी है। संस्थान बचेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले लोगों के भीतर गुस्सा पैदा करेंगे तो क्या होगा। कल फाइल अरावली की भी खुलेगी। अरावली पर फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने ही दिया है, उसे अपना फैसला बदलना होगा। क्योंकि इस देश के भीतर पहली बार जो मुद्दे जिस तरीके से उठे और जिन जिन जगहों पर उठे, उसने 3 सवाल खड़े कर दिए कि क्या वाकई राजनीतिक सत्ता जो चाहती है सुप्रीम कोर्ट उसी तर्ज पर फैसला दे देता है, या राजनीतिक सत्ता की जो अपनी विचारधारा है सुप्रीम कोर्ट उसको जमानत दे देता है, या फिर इस देश के भीतर करप्शन या सरकार से जुड़े ऐसी नीतियां और पॉलिसी जो बनती है जो लोगों के हित में हो या ना हो, सुप्रीम कोर्ट उस पर आंख मूंद लेता है। कल का दिन अहम है। अपने ही फैसले पर फिर से फैसला देना है। अपने ही दौर में उसी सरकार को लेकर सवाल खड़े करने हैं जो कि खुलकर इस दौर में उन दोषियों के साथ खड़ी हो गई है जिन दोषियों पर सजा सबूतों के साथ अदालत ने ही दिया। आज एक एक फाइल खोली जाए और इस बात का जिक्र भी किया जाए कि प्रधानमंत्री ऐसे मुद्दों पर भी खामोश क्यों हो जाते हैं और बीजेपी क्यों राजनीतिक तौर पर सड़क पर उतर आती है। और इन सब के बीच राजनीति इस देश की न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट तक पर हावी कैसे हो जाती है, एक तस्वीर शुरू में देख लीजिए। यह तस्वीर इसलिए देखने की जरूरत है क्योंकि इस देश में पहली बार कोई बीजेपी का झंडा उठा ले, भगवा झंडा लहराने लगे, सनातन होने का जिक्र करने लगे, और उसके बाद खुले तौर पर इस देश में जो बलात्कार का दोषी है, जो हत्या का दोषी है, उसके पक्ष में उसी जगह पर जाकर विरोध करने लग जाए जहां पर न्याय की मांग इस तर्ज पर उन पीड़ितों के जरिए की जा रही है, उन महिलाओं के जरिए की जा रही है जो मानते हैं कि दरअसल इस देश में कानून कहीं फेल तो नहीं हो गया। देख लीजिए इस तस्वीर को। क्या
हुआ क्या नहीं हुआ, आपको गलत बात है। आपकी शर्म आनी चाहिए। आप आपके पास क्या सबूत है? उसने नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है, हाई कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है। ये गलत बात है। आप बहुत शर्म आनी चाहिए, बहुत शर्म। पॉलिटिक्स साइड आप कर रही हैं। 8 साल की सजा पूरी आप कर रहे हो। आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। शेम ऑन यू, 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 शेम ऑन यू। यूं ही कोई महिला अचानक तो सड़क पर आकर खड़ी नहीं हो गई कि वाह, उन्नाव कांड के दोषी को सजा दिलाना नहीं चाहती है, या फिर अदालत ने जो उन्हें जमानत दी है वह उसके पक्ष में है। यूं ही तो कोई खड़ा नहीं होता है। और इस दौर में अगर आप ध्यान दीजिए तो जिस राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन अपनी विचारधारा के साथ जोड़कर मौजूदा वक्त में संघ के संगठन, वो विश्व हिंदू परिषद हो या बजरंग दल हो, जो जिस लिहाज से सड़क पर तांडव मचा रहे हैं, या फिर कहें एक धर्म विशेष के खिलाफ या इस देश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो प्रदर्शन क्रिसमस के मौके पर जिस तरीके से हुआ, जो लगातार जारी है, वो दरअसल एक मैसेज है कि एक ही धारा, एक ही विचारधारा, एक ही पार्टी, एक ही धर्म, और वही सब कुछ मान्य, और कानून भी उसी अनुकूल चलना चाहिए। क्या हमें लगता है इससे हटकर एक बड़ी तस्वीर आज की सोच में देखने की जरूरत है। प्रधानमंत्री मोदी कमोवेश हर विषय पर बोलते हैं, राजनीतिक रैलियों में नहीं, सामान्य तौर पर किसी भी कार्यक्रम में बोलते हैं, मौका पड़े तो पार्लियामेंट में बोलते हैं और मन की बात भी वो करते हैं। लेकिन जब उन्नाव कांड का जिक्र है, जिसकी फाइल कल सुप्रीम कोर्ट में खुलेगी और यह फैसला होगा कि जो अदालत ने इससे पहले फैसला दिया कि जमानत दे दी जाए ऐसे दोषी को, उस पर वो क्या निर्णय लेती है, जबकि उसके पक्ष में और वह खुद बीजेपी का विधायक रहा हुआ है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो राजनीतिक तौर पर या तो उस जाति विशेष या उस परिवार के प्रभाव तले राजनीतिक पहलकदमी चुनाव में बीजेपी को करनी है क्या? यह सवाल शायद बीजेपी हेडक्वार्टर और नए नवेले बने बीजेपी अध्यक्ष के सामने भी होगा। यह सवाल इस देश के गृह मंत्री के सामने भी होना चाहिए। यह सवाल पीएमओ, जो सत्ता का केंद्र है, शक्ति का प्रतीक है, और जिसको राहुल गांधी कहते हैं वन मैन शो की तर्ज पर अब पीएमओ काम कर रहा है, अगर उस लिहाज से भी समझे तो सत्ता में बने रहने की जरूरत और सत्ता में बने रहते हुए किसी भी निर्णय को राजनीतिक तौर पर सफल बताने की सोच हर चुनाव के जरिए हर बार उभर कर सामने आई है। लेकिन एक क्षण के लिए कुछ पन्ने पुराने पलटिए। बिल्किस बानो, जो हुआ बलात्कार, जिस तरीके से 2 महीने की बच्ची को पटककर मारने वालों को लेकर जब 11 आरोपी जो दोषी में तब्दील हुए और उसके बाद उनको लेकर जब गुजरात की सरकार ने उन्हें जमानत दिलाने की कोशिश की और उसके बाद जब वो बाहर निकले, हालांकि उसके बाद दोबारा उन्हें वापस जेल में भेजा गया, लेकिन उन्हें फूल मालाएं पहनाई गई। यह सच है। और तो और अंकिता भंडारी जो उत्तराखंड की हैं, उसको लेकर जिनका नाम बलात्कार का ही मसला, हत्या के ही दोषी की खोज, और उसमें बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी का नाम जिस तर्ज पर आया, उस पर सरकार की खामोशी, या कहें खुद ऐसी घटनाओं को लेकर, वो बिल्किस बानो हो, वो नाव कांड हो, वो अंकिता भंडारी का मसला हो, वो महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ था, और ब्रजभूषण जो बीजेपी से जुड़े थे, यौन उत्पीड़न के आरोप उन पर लगे थे। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर अगर एक एक पन्ने को पलटते चले जाइएगा तो प्रधानमंत्री ने खामोशी बरती। प्रधानमंत्री ने खामोशी बरती, लेकिन वह जिस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी का रुख बहुत साफ था। उनके अपने लोग दोषी हो नहीं सकते हैं, आरोपी बनाया गया तो राजनीतिक तौर पर उन्हें आरोपी बनाया गया। यानी एक पूरी प्रक्रिया है इस दौर के भीतर में, जहां पर राजनीतिक सत्ता खुद को उस बीजेपी की धारा, विचारधारा और संघ की सोच से अलग रखने का प्रयास करती है। और इसके समानांतर जब अदालतों में मामले जाते हैं तो अदालतें
सत्तानुकूल परिस्थितियों को चुन लेती है और फैसला उसी अनुकूल कैसे हो जाता है, यह भी एक सवाल है। और नया सवाल इसलिए गंभीर है क्योंकि इस देश के भीतर जो लोगों का विरोध और आक्रोश है, वह जिस लिहाज से चल निकला है, उसका दबाव मौजूदा वक्त में हर इंस्टीट्यूशन पर होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो अपने आप में सत्ता से हटकर है। न सिर्फ सत्ता से हटकर है, बल्कि उसकी पहचान ही डेमोक्रेसी के उस पिलर के तौर पर है जहां पर वह किसी को भी तानाशाह होने से रोक सकती है, संविधान के आईने को दिखलाकर। शायद इसीलिए इस दौर में सुप्रीम कोर्ट को अपनी साख की चिंता करनी होगी। यह सवाल बहुत बड़ा है कि वहां पर जजों की नियुक्ति में भी सरकार का दखल कैसे बना। यह भी सवाल बड़ा है कि जजेस अपने तौर पर जज कैसे बन जाएं, इसको लेकर सरकार का दखल बड़ा है तो वो सरकार के निर्णयों के साथ या सरकार की आंखों में तारा बनने के लिए कुछ ऐसे फैसले देते हैं जिससे वो सरकार की नजरों में आ सके और उन्हें आगे बढ़ाया जा सके। यह एक पूरी प्रक्रिया का हिस्सा आप मान सकते हैं। तो क्या जिस स्थिति में इस देश के मौजूदा हालात हैं, जिन परिस्थितियों में इस देश का विपक्ष राजनीतिक तौर पर गायब है, जिस तर्ज पर इस देश के भीतर डेमोक्रेसी के तमाम पिलर्स सत्ता के गुणगान करने में ही लगे हैं या उसे बचाने में ही लगे हैं या सत्ता ने उन्हें इस रूप में बना दिया है, तो रास्ता बचता किधर है और रास्ता जाता किधर है? ध्यान दीजिए, इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी भी समझ रहे हैं कि इस देश के भीतर लोग जिन सवालों को उठा रहे हैं वो सोशल मीडिया ही क्यों ना हो, वो तबका युवा है, वो यंग तबका है। इसीलिए आज भी जब वो बात कर रहे थे मन की बात, तो उसमें उन्होंने युवाओं का जिक्र किया। और याद कीजिए 2 दिन पहले जब वो बच्चों के साथ संवाद कर रहे थे, उस वक्त भी वो जेनजी का जिक्र करते हुए अपने विकास यात्रा को जोड़ना और देश की विकास को अपने विकास की सोच के साथ जोड़कर उन युवाओं को भी जेनजी के तौर पर साथ में जोड़ने की पहल कर रहे हैं। यानी जो सवाल राजस्थान की सड़कों पर जेनजी के विरोध से उभरते हैं, जो सवाल एक वक्त निर्भया कांड के बाद उभरे थे, मौजूदा वक्त में वो गायब क्यों हो चले हैं? इस देश के भीतर राष्ट्रीय आक्रोश में वो तब्दील ना हो जाएं, क्योंकि सरकार अपने तौर पर इस हकीकत को तो समझ रही है कि अगर ये विरोध विस्फोटक हो गया तो उनके लिए मुश्किल होगी। तो ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट अब बीच बीच में ऐसे रास्तों को अपनाए जिससे वो शॉक ऑब्जर्वर का काम कर सके? हमें लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी आज जब मन की बात कर रहे थे या 2 दिन पहले बच्चों को संबोधित करते हुए उन्हें जेनजी के तौर पर स्थापित कर रहे थे, इन 2 बातों को सुनिए। संगठन से जुड़े इतने सारे युवा यहां उपस्थित हैं। एक तरह से आप सभी जेन जी हैं। आपकी जनरेशन ही भारत को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। मैं जैन जी की योग्यता, आपका आत्मविश्वास देखता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज दुनिया भारत को बहुत आशा के साथ देख रही है। भारत से उम्मीद की सबसे बड़ी वजह है हमारी युवा शक्ति। साथियों, भारत के युवाओं में हमेशा कुछ नया करने का जुनून है और वो उतने ही जागरूक भी हैं। जाहिर है प्रधानमंत्री को हर 5 बरस में चुनाव लड़ना है, हर बरस राज्यों के चुनाव लड़ने हैं। तो प्रधानमंत्री के राजनीतिक वक्तव्य उनकी अपनी राजनीति को साधने के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन यहां पर फिर वो सवाल सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट को कोई चुनाव नहीं लड़ना है। सुप्रीम कोर्ट का दायित्व इस देश के भीतर
संविधान द्वारा मिले गए आम लोगों के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को राजनीतिक सत्ता ध्वस्त ना कर दे, या फिर इस समाज के भीतर कोई ऐसा मैसेज ना चला जाए कि असल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी राजनीति से प्रभावित हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को तो अपनी जमीन खोजनी होगी। और मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा संकट यही है कि उसके अपने फैसलों को लेकर या न्यायपालिका के अलग अलग अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों को लेकर लोगों के भीतर गुस्सा है और सवाल है। इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को ही देना होगा, और सुप्रीम कोर्ट अब इस हकीकत को जान रहा है कि अगर उसकी साख चली गई तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। यानी इस देश के भीतर ऑटोक्रेसी क्या होती है, तानाशाही क्या होती है, किस रूप में कॉन्स्टिट्यूशन मुद्दा बना दिया गया, किस रूप में कॉन्स्टिट्यूशन को हाशिए पर ले जाया गया, इस देश के लोग तो आखिर में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर ही दस्तक देंगे। और सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें तमाम चीफ जस्टिस आते रहेंगे, जाते रहेंगे। वो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी एक मुश्किल सबब है, वो अपने फैसलों को अपने आप को स्थापित करने के लिए अब देने के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है। इसीलिए सवाल यह नहीं कि बीजेपी के हेडक्वार्टर की धड़कनें क्यों बढ़ी हुई है राजनीतिक तौर पर, या पीएमओ के भीतर जो निर्णय लिए गए और उससे किन्हें लाभ होते हैं, कौन सा कॉरपोरेट किस खनन से जुड़ा हुआ है, किस खनन के प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। यह सवाल और गुणाभाग राजनीतिक तौर पर पीएमओ और बीजेपी करती रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अब अपने तौर पर उन फैसलों को परखना ही है जहां पर इस देश की संवैधानिक व्यवस्था इस देश के लोगों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बनी है। इसीलिए वी द पीपुल फॉर द पीपुल जो जिक्र होता है वह लोगों के लिए, और सुप्रीम कोर्ट अगर इससे भटक जाता है तो फिर उसकी अपनी साख, अपनी मान्यता खत्म हो जाएगी। इसीलिए यह सवाल कल बहुत बड़ा है कि उन्नाव कांड को दोषी को कैसे जमानत मिल गई। अरावली पर्वत को लेकर जो फैसला 100 मीटर का दिया गया कि उतना मीटर होगा तभी वो पहाड़ माना जाएगा, अन्यथा वहां खनन हो सकता है, यह कैसे निर्णय ले लिया गया। इससे होने वाले प्रभाव को जो आम लोगों पर पड़ रहा है उससे आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं। 5 सवाल, जो सबसे 5 बड़े सवाल इस दौर में कहीं ज्यादा बड़े हो चुके हैं। पहला सवाल, इस देश ने ढहते हुए संस्थानों को देखा है। इस देश के भीतर चुनाव आयोग तक पर सवाल उठे हैं। क्या पहली बार सुप्रीम कोर्ट को यह एहसास हो रहा है कि उसने स्वतः संज्ञान जो लिया है जिन मुद्दों का, वो मुद्दे न्यायपालिका के फैसलों से ही निकले हैं, और सुप्रीम कोर्ट को दोबारा उस पर विचार भी करना है और फैसला भी देना है। यह पहली बार अपने तौर पर खुलकर उभरा है। दूसरा सवाल है, जो राजनीति उन फैसलों को अपने अनुकूल मान रही थी, अब सुप्रीम कोर्ट के सामने यह एक अग्नि परीक्षा है कि वो राजनीतिक तौर पर मौजूदा सत्ता कि उस धारा को भी ना माने या विरोध करे या खड़े हो जाए, या फिर अपने तौर पर बतलाए संविधान लोगों के अधिकारों को किस रूप में देता है, और अगर किसी पॉलिसी या किसी सरकारी बयानों के जरिए उसको आप अलग देखते हैं तो यह गलत है। तीसरा सवाल, इस देश के भीतर न्याय की आखिरी गुहार सुप्रीम कोर्ट से ही लगाई जाती है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इस बात को बाखूबी जानते हैं। वो जानते हैं कि उनकी अपनी चीफ जस्टिस होने की मियाद चंद महीनों की है, 1 साल की है। आने वाले वक्त में कोई दूसरा चीफ जस्टिस होगा, ठीक उसी तर्ज पर जो इससे पहले जस्टिस BR गवई थे, ठीक वैसे ही जैसे इससे पहले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना थे, ठीक वैसे ही इससे पहले जो कोई दूसरे चीफ जस्टिस थे और उनके फैसलों को लेकर उनके जाने के बाद बहस तीखी हो गई, या फिर चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई जो कि संसद तक पहुंच गए सरकार द्वारा स्थापित करने के बाद, उनके दिए फैसले भी इस देश की आंखों के सामने चुभने लगे। फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है, यह तीसरा बड़ा कारण है। चौथी बड़ी परिस्थिति इस देश के भीतर आम लोगों से जुड़ी है,
इस देश के भीतर अलग अलग माध्यमों से आने वाले जो विचार इस दौर में राजनीतिक शक्ति के तौर पर तो नहीं है, लेकिन एक जन सरोकार के तौर पर सामने आ रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर तो तब होते जब विपक्ष एक राजनीतिक भूमिका के साथ मौजूदा राजनीतिक सत्ता को चुनौती दे रहा होता। इस देश के लोगों को यह एहसास धीरे धीरे होने लगा है विपक्ष की राजनीति चूक गई, या विपक्ष की राजनीति मौजूदा राजनीतिक सत्ता के सामने खड़ी नहीं हो पा रही, या फिर इस देश में लोकतंत्र की परिभाषा जो सत्ता गढ़ रही है उसके साथ वो राजनीति खड़ी है। तो खुद का रास्ता खुद बनाना होगा। इसीलिए जो गैर राजनीतिक लोग हैं उनके विचार खुलकर इस दौर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर अगर उभर रहे हैं तो फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना होगा। इस देश के आम नागरिक खुद को राजनीति से दूर रखकर इस देश के भीतर की परिस्थितियों में सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला तो लेना होगा। और पांचवा बड़ा सवाल, शायद सबसे बड़ा सवाल है, इस दौर में अपना ही कटघरा सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, अपना ही कटघरा मौजूदा राजनीतिक सत्ता ने बनाया, अपना ही कटघरा इस दौर में चुनाव आयोग ने बनाया है। हर कोई अपने कटघरे के आसरे मौजूदा सत्ता और सत्ता की सुविधाओं से पूरे तरीके से लैस है। इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशंस में बैठे हुए लोग वो सत्ता के अधीन है। चुनाव आयुक्त भी सत्ता के अधीन है, क्योंकि उसको चुनने का अधिकार राजनीतिक सत्ता के पास है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की नियुक्ति मौजूदा प्रधानमंत्री नहीं करते हैं। चीफ जस्टिस की मौजूदगी, ये चीफ जस्टिस एक ऐसे इंस्टीट्यूशन का एक पद भी है और अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन भी होता है जो उसके अपने कालखंड में दिए गए निर्णयों के आसरे इस देश को किस रास्ते चलना है, या इस रास्ते अगर राजनीति ले जा रही है और वो गलत है तो उसे पटरी पर लाने के लिए यही न्यायिक व्यवस्था संसद का आसरा देते हुए, संविधान को बतलाते हुए खुले तौर पर सामने रखती है कि ये आपकी लिमिटेशन है, इसके आगे आप मत बढ़िए शायद। इसीलिए कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो उन्नाव कांड पर है, जो अरावली की पहाड़ियों पर है, जो उसके द्वारा लिया गया स्वतः संज्ञान है, वो महत्वपूर्ण भी है और उस फैसले का इंतजार इस देश को भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।